अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। ये पंक्तियाँ हैं 6वें दशक की नई कहानी के प्रमुख कथाकार श्री शेखर जोशी जी की। श्री शेखर जोशी जी की कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के ओलिया गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में हुई। इंटरमीडिएट के दौरान ही श्री जोशी का चयन सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए हो गया। सन 1955 से 1986 तक सेवा में रहे, फिर स्वैच्छिक रूप से पद को त्याग दिया। त्याग पत्र देकर स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। शेखर जोशी मूलतः कथाकार थे और एक कथाकार के रूप में ही उनकी ख्याति है। उनके बहुत ही प्रसिद्ध कथा संकलन हैं कोसी का घटवार। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है और अनेक उनके ग्रंथ हैं। और शब्द चित्र में एक पेड़ की याद, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द चित्र उन्होंने लिखा है। जोशी जी की साहित्यिक सेवाओं और उनके अवदान को देखकर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सन 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1995 में इन्हें साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया और 1997 में पहल और मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। शेखर जी की कहानियों के जो पात्र हैं, मजदूर, मेहनतकश और सुविधाहीन तबका जो है, उनकी कहानियों का वर्णित विषय है। उन्होंने अपनी समूची कहानियों में मेहनत कश लोगों को लिया है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको अपनी कहानियों का वर्ण विषय बनाया है। अपनी कहानियों में अत्यंत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली का प्रयोग किया है। सामाजिक यथार्थ के सूक्ष्म बिंदुओं पर शेखर जी ने प्रकाश डाला है। इनकी भाषा में प्रवाहमयता और रोचकता के साथ साथ चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। शैली अत्यंत रोचक, सहज, सरल और बोधगम्य है। इन्होंने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, शैली का प्रयोग किया है। गलता लोहा जो कहानी है, ये शेखर जोशी की कहानी कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। हम गलता लोहा कहानी के संबंध में चर्चा करें, उसके पहले हमें यह जानना होगा कि कहानी है क्या। कहानी गद्य काव्य की या गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। काव्य के दो भेद होते हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। गद्य काव्य के अंतर्गत दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य आता है। पद्य काव्य के अंदर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य आता है। जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि प्रबंध के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य,
और इसी तरह से गद्य साहित्य में दृश्य और श्रव्य, दृश्य जो दृश्य के रूप में हम देखते हैं, जैसे नाटक है, एकांकी है, प्रहसन है, ये सब दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। और श्रव्य काव्य, श्रव्य माने सुनकर, पढ़कर, जैसे निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, आत्मचरित है और आत्मकथा है, जीवनी है, ये सब श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो कहानी पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो कहानी जो है यह मानवता के उषा काल से लेकर जब से यह इस मानवता का शुभारंभ हुआ तब से अब तक कहानी बहुत ही रुचिकर विधा है। किस मामले में? एक तो मनोरंजन के रूप में और दूसरे शिक्षा देने के रूप में। यह मतलब संदेश परक कहानी, संदेश देने के लिए इसका कहानी का उपयोग किया जाता रहा है। अभी भी कहानी अपने उद्देश्य को लेकर के चल रही है। कभी मनोरंजन का साधन थी, तो आज जो है मनोरंजन के साधन के साथ साथ वह एक संदेश दे रही है, समाज को दिशा बोध दे रही है। वैसे कहानी जो है इसे गल्प भी कहा जाता है, कहानी को गल्प भी कहा जाता है। एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है कहानी, जिसमें जीवन के किसी विशेष अंग, जीवन के किसी विशेष घटना का चित्रांकन होता है। उसमें चरित्र, शैली और उसका जो कथानक है उसी एक भाव की पुष्टि करते हैं, माने लेखक जो चाहता है। कहानियाँ कई तरह की होती हैं। चरित्र प्रधान, जिसमें चरित्र को उजागर करके, प्रकाश करके और हम अपना संदेश देते हैं, अपने उद्देश्य पर पहुंचते हैं। दूसरा है जैसे किसी समस्या को लेकर के, समस्या प्रधान कहानी। और एक होती है घटना प्रधान कहानी। अब आइए हम कहानी के तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें। कहानी के मूलतः 6 तत्व होते हैं: कथानक या कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद, पात्र चरित्र चित्रण, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथानक में कथा सार आ जाता है, कथा वस्तु आती है। कहानी का कथानक क्या है, कहानी की विषय वस्तु क्या है, और कहानी का जो सबसे प्रमुख तत्व है वह है कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद। यही कथोपकथन कहानी को आगे बढ़ाता है। पात्र, बिना पात्र के कोई कहानी हो ही नहीं सकती। और कहानी को विस्तार देते हैं कहानी के पात्र और उनका चरित्रांकन। फिर आता है वातावरण। किस वातावरण में कहानी की रचना हुई है। इसके बाद भाषा और शैली। हर लेखक की, हर रचनाकार की भाषा अपनी होती है, शैली अपनी होती है, कहने का ढंग अपना होता है। लेकिन जिस कहानी को हम लिख रहे हैं उसमें भाषा पात्रानुकूल है कि नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। हर लेखक रखता है इसको। और उद्देश्य, ये कहानी का सबसे प्रमुख तत्व है आपका उद्देश्य। अगर कहानी उद्देश्य विहीन है, कहानी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो कहानी निरर्थक है। वैसे कहा तो यही जाता है कि साहित्य की चाहे कोई भी विधा हो, संदेश परक होनी चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। चूँकि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में भी कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार के लिए, चरित्र के लिए
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, ये कल्याणकारी होती है। सद्यः परिनिवृत्तये, और संकट काल में हमारी रक्षा भी करती है। और कांता सम्मित उपदेश युजे भी होती है, माने पत्नी के समान कांता सम्मत उपदेश सलाह देने वाली होती है। आप संकट की घड़ियों में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा, आपका पथ जो है प्रशस्त होगा। मतलब 6वें दशक में शेखर जोशी जी ने कथा साहित्य में प्रवेश किया। उस समय नई कहानी का चलन था, और नई कहानी के प्रसिद्ध लेखकों में आते हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर जो सारिका के संपादक थे, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, शानी, ये गुलशेर अहमद खां साहब, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, बहुत सारे लेखक उस युग में नई कहानी के माध्यम से समाज में क्रांति लाने का प्रयास किया, और ये सफल भी रहे। गलता लोहा कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम पात्रों के बारे में जानकारी ले लें। मोहन ये पुरोहित बंशीधर जी का पुत्र है, जो गलता लोहा कहानी का नायक है। बंशीधर ये मोहन के पिता हैं, जो पुरोहित का कार्य करते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह ये मोहन के शिक्षक हैं, प्राथमिक शाला के हेडमास्टर। धनराम ये मोहन का मित्र है, जो लुहारगिरी का धंधा करता है घर में। और एक रमेश हैं जो लखनऊ में नौकरी करते हैं, ये मोहन के घर के पास बिरादरी के व्यक्ति हैं। कुल 5 पात्र गलता लोहा कहानी में अपना काम कर रहे हैं। अब पात्रों की जानकारी के बाद हम इसका कथानक देखें। कथा वस्तु क्या है, कथा सार क्या है। मोहन बंशीधर जी का बेटा है, पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, मेधावी है। मोहन से पंडित बंशीधर जी को बड़ी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। उसका एक कारण है, पुरोहित कर्म से बंशीधर जी का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया था। गरीबी के कारण आजीविका चल नहीं रही थी। उन्होंने मोहन को अपने घर के पास ही प्राथमिक शाला में दाखिला करवाया। वहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह जी जो बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे, लेकिन एक उनमें खराबी क्या थी कि वे जात बिरादरी को बहुत मानते थे। अब वहीं पर धनराम भी पढ़ता था जो लोहार का बेटा था, और वहीं मोहन पढ़ता था जो पुरोहित का बेटा था। तो पुरोहित के बेटे पर ज़्यादा ध्यान देते थे और कहा करते थे कि मोहन आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यही आशा, यही अपेक्षा पंडित बंशीधर को बता करके उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी थी। यहाँ पढ़ने के बाद मोहन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पास के ही गांव में प्राइमरी उत्तीर्ण करने के बाद पास के ही गांव में उसे दाखिला लेना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राइमरी स्कूल पास करने पर उसे छात्रवृत्ति मिली। इससे बंशीधर जी का और त्रिलोक सिंह जी का जो मान है, सम्मान है, और बढ़ गया और ज़्यादा अपेक्षाएं करने लगे मोहन से। आगे की पढ़ाई गांव से 4 मील दूर नदी के उस पार के विद्यालय में हुई। वहाँ रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसमें बाढ़ आ जाने के कारण बच्चों का आना जाना नहीं हो पाता था। तो पंडित बंशीधर ने
अपने एक मित्र के यहाँ जो परिचित थे, उन्होंने उनके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी और मोहन जो है पढ़ने लगा। एक दिन इतनी बाढ़ आई कि गांव तक पानी चारों तरफ नदी का फैल गया। बंशीधर घबरा गए और उन्होंने घबरा कर बच्चे को वापस बुला लिया। अब बच्चे के भविष्य की चिंता उन्हें सताए जा रही थी। अब केवल एक ही दिमाग में था कि मोहन का भविष्य क्या होगा, मोहन की पढ़ाई कैसी होगी। इसी उधेड़-बुन में वे पड़े थे। वे भविष्य की चिंता को लेकर सोच ही रहे थे। एक दिन पुरोहित बिरादरी का ही एक युवक रमेश, जो लखनऊ में नौकरी करता था, वो घर आया हुआ था। वह घूमने के बहाने पंडित जी के पास आया और मोहन के पिता बंशीधर ने अपनी चिंता बताई कि मोहन जो है बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा पास किया है और उसे वजीफ़ा भी मिला है, लेकिन नदी में बाढ़ आने के कारण मैंने उसे घर बुला लिया है। तो बंशीधर की चिंता को देखकर जो रमेश है, उसने कहा, ये तो बड़ी सहज बात है, आप क्यों चिंता करते हैं? आप सांत्वना रखिए, धीरज रखिए, मोहन को हमारे साथ आप लखनऊ भेज दीजिए। बंशीधर सहर्ष तैयार हो गए और रमेश के साथ मोहन को लखनऊ भेज दिया। अब कहानी यहाँ पर नया मोड़ लेती है। लखनऊ पहुँचने पर मोहन के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। वहाँ पहुँचने पर मोहन से घर के नौकर जैसा काम लिया जाने लगा। उसका दाखिला एक साधारण से स्कूल में करवा दिया और रातों दिन उससे नौकर की तरह छोटे मोटे काम लिया करते थे। कभी सब्जी ला दो, कभी किराने से सामान ला दो, कभी बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दो, चलो चाय बना दो। जितने छोटे मोटे काम थे वो सब मोहन से करवाने लगे। अब मोहन बुरी तरह थक जाया करता था, जिससे वह पढ़ नहीं पाता। गांव का मेधावी छात्र मोहन शहर में एक सामान्य बालक बनकर रह गया। उसने अपने माता पिता को कोई बात नहीं बताई। मोहन 8वीं तक की पढ़ाई लखनऊ में पूरी किया और अपने गांव लौट आया। कुछ दिन बाद दोबारा लखनऊ आया तो देखा कि जो रमेश का परिवार है उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। उनका मानना था कि आज बड़े बड़े BA, MA, PhD ये सब घूम रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसे कहाँ से मिल जाएगी। और उन्होंने उसे हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। अब मोहन को कोई हाथ का काम सीखना चाहिए। तो यह मानकर रमेश ने तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। अब तकनीकी स्कूल में भी भर्ती होने के बाद दिन भर तो मोहन काम करता था, थक जाया करता था, तो स्कूल की पढ़ाई और घर का काम ये उसके थकावट का कारण बनता था। एक दिन अचानक उसके दिमाग में आया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मैं खुद स्वयं नौकरी करूं खोज कर। वह चारों तरफ कारखानों और फैक्ट्रियों का चक्कर काटने लगा। उसने अपने माता पिता को अभी कुछ भी नहीं बताया। एक दिन अचानक वह गांव लौट आता है और आ करके अपने पिता बंशीधर से वो सारी बात बताता है। वे बहुत दुखी होते हैं जब वास्तविकता का पता चलता है कि मोहन के साथ बहुत अत्याचार हुआ। हमने भेजा था पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन वहाँ पर मोहन को एक नौकर बना करके उन लोगों ने छोड़ दिया है। घर में
मोहन रहने लगा। एक दिन अचानक मोहन खेत के किनारे जो कांटेदार झाड़ियां बढ़ गई थीं, उसने सोचा कि हंसुआ लेकर और उन्हें जाकर के काटूं और काट करके वहाँ मैं सफाई करूं। तो हंसुए की जो धार है वो कुंद पड़ गई थी। मोहन उसे सुधरवाने धनराम के आफर की ओर चल पड़ा। धनराम ने हंसुए की धार को तेज कर दिया। मोहन उसके कार्य को देखता रहा और धनराम जो है वो अपने काम में लगा रहा। धनराम जो है लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में गर्म करके गोल बनाना चाह रहा था, लेकिन वह छड़ निहाई पर ठीक से बैठ नहीं रही थी, फंस नहीं रही थी। इस कारण लोहा मुड़ नहीं पा रहा था। अचानक मोहन अपनी जगह से उठा और लोहे की छड़ को निहाई पर ठीक से फंसाकर हाथ में हथौड़ा लिया और नपी तुली चोट हथौड़े पर की। इसके बाद उसने अपने हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा गर्म किया और निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को सुघड़ गोले का रूप दे दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? वह पुरोहित खानदान के एक युवक को भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसके घर ब्राह्मणों का आना जाना निषेध था। मोहन संतुष्ट भाव से अपने द्वारा निर्मित लोहे की उस गोलाई की जांच कर रहा था जो उसने बनाया था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अच्छा शिल्पकार हूँ। वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। ये था कहानी का कथासार, कथानक। ये कथा वस्तु थी जो हम लोगों ने देखा। अब इसमें जो पात्र हैं इस कहानी के, उनका चरित्र चित्रण देखें, क्योंकि कहानी के जो तत्व हैं, कथानक, कथोपकथन, पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य, उसमें से चरित्र चित्रण मतलब प्रत्येक पात्र का चरित्र कैसा है। इसमें गिने चुने 4 पात्र हैं, जिसमें मोहन जो है वो कहानी का नायक है। मोहन एक मेधावी छात्र है, कुशाग्र बुद्धि है, एक अच्छा गायक है, ऊंचे कुल के अहंकार से रहित है। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसमें वो अहंकार नहीं है। मौन, धीर, गंभीर, सहनशील और नेतृत्व क्षमता वाला है। और वहीं उसके पिता बंशीधर पुरोहित्य कर्म में पारंगत, श्रम, साधना, व्रत, उपवास उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वे सम्मानित व्यक्तित्व हैं, शिक्षा प्रेमी हैं। और तीसरे पात्र हैं मास्टर त्रिलोक सिंह। ये परंपरागत अध्यापक हैं, जैसे पुराने समय के अध्यापक हुआ करते थे। जातिगत उच्चता और नीचता का जो भाव है उनके मन में समाया हुआ है, लेकिन हैं बहुत अनुशासन प्रिय, मारपीट कर पढ़ाई में विश्वास करने वाले। और जो चौथा पात्र है रमेश, जिसे मैंने बताया था कि वो लखनऊ में रहता है, नौकरी करता है, वो बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, वह धोखेबाज है। इस तरह से कहानी जो है एक उद्देश्य को लेकर के चलती है। उद्देश्य क्या है? वास्तव में शेखर जोशी ने गलता लोहा कहानी में बिना किसी मुखर टिप्पणी के समाज के जातीय विभाजन
पर विविध कोणों से प्रकाश डाला है। एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते हुए किस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी लगता है। सामाजिक विधि निषेधों और परंपराओं को ताक पर रखकर धनराम लोहार के आफर पर आकर के बैठता है और लोहारी के काम में अपनी कुशलता दिखाता है। साथ ही मोहन का जो व्यक्तित्व है वो जातिगत निर्मित मिथ्या एवं बनावटी भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की स्वाभाविक प्रस्तावना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा है। इस कहानी में लौह कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द और उनका क्या प्रयोजन है उसे हम देख लें तो कहानी को समझने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। एक होती है धौंकनी, ये आग को सुलगाने और धधकाने का काम आती है। धौंकनी आग को सुलगाने और धधकाने के काम में आती है। एक होती है दरांती, उसे हसिया भी कहा जाता है, खेत में फसलें या घास काटने के काम में आती है। एक होती है संडसी, जिसको संसी कहते हैं हम लोगों के यहाँ, गरम छड़ या बटलोई पकड़ने के काम में आती है, कड़ाही को पकड़ने के काम में आती है, वो कैंची नुमा होती है। आफर कहते हैं भट्टी या लोहार की दुकान को। हथौड़ा आपने देखा है, लोहे को पीटने के काम में आने वाला औजार है। तो इस तरह से धौंकनी, दराती माने हसिया, संडासी जिसे संसी कहते हैं, और आफर, हथौड़ा, ये सारे जो है लौह कर्म में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, औजार है। कथाकार शेखर जोशी ने गलता लोहा कहानी में बिना कुछ कहे अपने कहानी कौशल के द्वारा यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि जात पात, ऊंच नीच का जो भाव है वह हमारे मिथ्या एवं निराधार अहं का परिणाम है। समर्पित भाव से किसी भी कार्य में सच्चा संतोष निहित होता है। कार्य ही सबसे बड़ा जीवन धर्म है।